गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 12 अक्टूबर को आई जांच रिपोर्ट में 29 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 29 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 8, आरटी-पीसीआर की 20 और ट्रू नॉट मशीन की 1 केस है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 4,994 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 466 सक्रिय मरीज हैं। 4,447 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 81 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के चकिया हुसैनाबाद गांव में चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया है। पुलिस ने 3 को लिया हिरासत में। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि हत्या का कारण बच्चों के खेलने को लेकर आपसी रंजिश सामने आई है। इसी रंजिश को लेकर चाकू मारकर 3 लोगों को घायल किया गया था, जहां जिला अस्पताल में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल का इलाज चल रहा है। इस मामले में शाम को मृतक के परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शेष अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। निजामाबाद क्षेत्र के चकिया गांव में चाकू लगने से 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें बाद में हॉस्पिटल जाने पर 3 लोगों में से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल होकर इलाजरत है। इस प्रकरण में शाम को नामजद एफआईआर वादीगण द्वारा की गई है, जिसमें पूर्व रंजिश और मौके पर बच्चों को खेलने को लेकर हुए विवाद में अभियुक्तों द्वारा जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें चाकू मारने की घटना अंकित कराई गई है। इस संबंध में 7 लोग नामजद कराए गए हैं। इनमें से 3 को थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भेजी गई है और बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। सुबह इस घटना होने का कारण का सही पता नहीं चला था, लेकिन अभी क्लियर हो गया है कि बच्चों का आपसी विवाद हुआ था और उसमें दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से 3 लोगों को चाकू मारा गया। ये घटना का आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 18 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम बरहती, जगदीशपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम नूरपुर बुदात नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, मोहल्ला जालंधरी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम भटौरा छठियाँव तहसील सदर, राजस्व ग्राम चक्करपानपुर तहसील सदर, मोहल्ला रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम कोलपांडे तहसील सदर, राजस्व ग्राम घोरट तहसील सदर, राजस्व ग्राम तिवारी पट्टी तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम महावतगढ़ तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम बछौर खुर्द तहसील सगड़ी, पटेल बस्ती राजस्व ग्राम खोजौली ताहिरपुर तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम मिरिया रेहड़ा तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम शेरवा तहसील निजामाबाद, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम बसला जप्ती माफ़ी तहसील निजामाबाद, यादव बस्ती राजस्व ग्राम खुटौली तहसील निजामाबाद, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम मसूद पट्टी तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम बहाउद्दीनपुर तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के भीखमपुर गांव निवासी पीड़ित ने रास्ते के विवाद को लेकर पट्टीदारों पर मारपीट कर घायल करने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे कंदरापुर थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी पीड़ितों ने बताया कि उनका पट्टीदारों से रास्ते को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। 11 अक्टूबर को इसी रंजिश को लेकर पट्टीदारों ने पूरे परिवार के सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया। इस बात की शिकायत लेकर जब वे मुकामी थाने पहुँचे तो स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़ितों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मार में हमारी बड़ी मम्मी है ना, छोटा वाला जो भाई है रास्ता पाट रहा है, उसमें गीला हो गया था। बड़ी मम्मी की जो छोटी वाली पतो है तो इसकी ईंट खींच के मारी।
जब हम लोग गए छुटाने, ये बेहोश पड़ा था, जब हम लोग गए छुटाने तो हमारी मम्मी का सिर फाड़ दिया, हमारी बहन को फाड़ दिया, हमारी बहन की चोट, हमारी सोने की अंगूठी नोचपिन लेके गए और हमारी बहन की लॉकेट लेके गए। ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं, 20,000 रुपया घूस खा रहे हैं। थाने पे क्या हुआ? थाने पर मार के भगा दिए हैं, गाड़ी दे दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि ये लोग 4 लोग तो मार के आए, बाकी हम लोग घायल हैं, तो कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। आजमगढ़ जिले के मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाने व बिक्री से पाबंदी हटाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे रानी सराय के स्थानीय व बंगाली मूर्तिकारों ने बताया कि वे कर्ज लेकर आने वाले दशहरा दीपावली के लिए मूर्ति बनाकर तैयार कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय पुलिस ने मूर्ति की बिक्री व बनाने पर रोक की बात कहकर पाबंदी लगा दिया है, जिससे वे भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। मूर्तिकारों ने बताया कि उनकी आजीविका इसी मूर्ति की बिक्री से चलता है। आसपास के जिलों में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आजमगढ़ में ये पाबंदी क्यों लगाया गया है। मूर्तिकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया कि मूर्ति के बिक्री व बनाने पर पाबंदी को हटाया जाए ताकि उनकी आजीविका चलती रहे। मामला ये है कि हम मूर्ति कलाकार लोग हैं पूरे आजमगढ़ ज़िले से, तो हमको लॉकडाउन की वजह से हम लोग मूर्ति बना नहीं रहे थे। तो कुछ 3 महीना पहले हम लोग को आदेश आया शासन से कि मूर्ति बनाने वाले को कोई पाबंदी नहीं है, तो हम लोग ने मूर्ति बनाना चालू कर दिया। जब हमारी पूरी मूर्ति इधर कई लोगों से कर्ज लेके हम लोग ने मूर्ति बना दिया और मूर्ति उठने का 4-5 दिन बाकी है और प्रशासन हमको मूर्ति रोक रही है। हम लोग कई लोगों से कर्ज ले लेके मूर्ति बनाए। हमारे नीचे 2-2 कारीगर 2-3 कारीगर हैं, उन लोग का परिवार हम लोग की वजह से चलता है और हमारा भी परिवार उसी से चलता है। जो साल भर हम लोग बनाते हैं मूर्ति, 1 साल महीने में बेचते हैं, उसी से हमारा परिवार चलता है सर। तो हम लोग ने कई लोगों से कर्ज लेके मूर्ति बनाया और प्रशासन हमको अब 4 दिन बाकी मूर्ति उठने की, तो प्रशासन हमको मना कर रही है कि मूर्ति नहीं उठेगी, ना बनाने के लिए पाबंदी कर रही है मूर्ति के लिए। आजमगढ़ जिले में श्रमिकों का मनरेगा मजदूरी 8.60 करोड़ बकाया। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास ने जल्द भुगतान के दिए निर्देश। बता दें कि कोरोना काल में घर लौटे अकुशल श्रमिकों को मनरेगा के तहत कार्य दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के साथ ही श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय पर उनके खाते में करा दिया जाए, लेकिन अभी 8.60 करोड़ रुपए का भुगतान शेष है। अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास ने जल्द से जल्द भुगतान के निर्देश दिए हैं। सचेत किया है कि 12 घंटे के अंदर संबंधित जॉब कार्ड धारकों के खाते में उनकी मजदूरी चली जाए, अन्यथा संबंधित खंड विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रभारी डीसी मनरेगा परियोजना निदेशक DRDA अभिमन्यु कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत अकुशल व कुशल श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। मनरेगा के तहत कार्य कर रहे जॉब कार्ड धारकों के समय से मजदूरी का भुगतान किया जाना है, लेकिन वेबसाइट धीमी होने के कारण कई ब्लॉकों की वीडियो FTO नहीं कर सके हैं, जिसके संबंध में अपर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं। संबंधित वीडियो को मॉनिटरिंग करते हुए अविलंब सुधार एवं डोंगल से मजदूरी भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आजमगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट के सामने जन अधिकार पार्टी ने धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि मांग पत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई, आरक्षण व क्रीमी लेयर को लेकर जनता पार्टी व संकल्प मोर्चा द्वारा 13वें सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि निजीकरण रोकने, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें वापस लेने, पिछड़ों, SC, अल्पसंख्यकों की हत्या व उत्पीड़न बंद करने, मजदूरों को 15,000 एकमुश्त व 1 साल तक 7,500 रुपये मासिक देने के साथ ही मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में पिछड़ों का आरक्षण बहाल किया जाए, क्रीमी लेयर व्यवस्था समाप्त करने, अन्य के समान पिछड़ों को भी छात्रवृत्ति देने, पूरे देश में शिक्षा का समान पाठ्यक्रम, युवाओं को रोजगार, किसानों को खाद बीज व कीटनाशक दवाएं तथा सिंचाई की व्यवस्था, किसानों की फसलों की सुरक्षा, छोटे व मझोले किसानों व दुकानदारों तथा व्यापारियों का कर्ज व बिजली का बिल माफ़ करने, किसानों के गन्ने का मूल्य का तत्काल भुगतान कराना आदि मांगें शामिल हैं। आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित सपा कार्यालय पर समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि डॉक्टर लोहिया आज़ादी की लड़ाई के अग्रणी नेताओं में से थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर समाज सेवा का व्रत लिया। मातृभूमि की आज़ादी के लिए देश में आंदोलनों में कई बार वे जेल गए। सन 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत होकर चलाने का फैसला लिया। आज़ादी मिलने के बाद डॉक्टर लोहिया
समाजवादी विचारधारा, सप्त क्रांति, गैर बराबरी, ऊंच नीच, जाति व नारी विभेद, अछूत विभेद को खत्म कर पिछड़ों के आरक्षण को लेकर आंदोलन चलाया। उनकी नीति दाम बांधो और वह पिछड़ों के आरक्षण व धर्मनिरपेक्षता आदि नीतियों के आधार पर देश में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के पक्षधर थे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन लालगंज की एक आवश्यक बैठक सिंचाई विभाग के निरीक्षण गृह में की गई आयोजित। उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील लालगंज इकाई की एक आवश्यक बैठक सिंचाई विभाग के निरीक्षण गृह लालगंज में आयोजित की गई। मीटिंग में सर्वसम्मति से लालगंज के कार्यवाहक अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह को आगामी सत्र के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसका सभी पत्रकारों ने स्वागत किया। जिला संरक्षक विद्या प्रसाद पांडे तथा वरिष्ठ पत्रकार नारायण भारती ने संगठन को मजबूत करने तथा दायित्वों के निर्वहन जैसे विषय पर पत्रकारों का मार्गदर्शन किया। जिलाध्यक्ष बृजभूषण उपाध्याय ने कहा कि संगठन सर्वोपरि है तथा हम सभी पत्रकार संकल्पित हों कि समाज और देश हित के लिए कलम को धार देते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से सत्यनारायण मिश्र, विनय शंकर राय, प्रभात कुमार सिंह, ओम प्रकाश चौबे, विकास सिंह, अंजनी राय, राम प्रसाद मिश्र, सौरभ सिंह, अखिलेश मिश्र, दिनेश मिश्र, अब्दुल रहीम सहित अनेकों पत्रकार उपस्थित रहे। संचालन जीत बहादुर सिंह ने किया। एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव ने तरवा ब्लॉक के बीएलओ की समीक्षा बैठक की। एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पंचायत निर्वाचन नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्यक्रम 1 अक्टूबर से आरंभ हो गया है। आज तरवा विकासखंड में तरवा ब्लॉक के बीएलओ की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए मतदान केंद्रवार बीएलओ की नियुक्ति की गई है। साथ ही इन बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए सुपरवाइजर की भी नियुक्तियां की गई हैं। इसके अंतर्गत बीएलओ घर घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधित एवं विलुप्त होने वाले नामों तथा नए मकानों या वर्तमान निर्वाचक नियमावली में छूटे हुए मकानों के निर्वाचकों के नामों की जांच और परिवर्धन का कार्य करेंगे। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं और जिनकी आयु 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो, वो अपने निवास स्थान से संबंधित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होंगे। उन्होंने कहा, त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली लोकतंत्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर ही निर्भर है। अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है अथवा नहीं, इसकी जांच अवश्य कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज कराएं। इस हेतु घर पर पहुंचने वाले बीएलओ को वांछित सूचना उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर मोबाइल ऐप ई बीएलओ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया, जिसमें मोबाइल से भी सभी बीएलओ को आवश्यक सूचनाएं दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी तरवा और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। सभी बीएलओ के परिवर्धन, अपमार्जन और संशोधन तथा बीएलओ ऐप की समीक्षा की गई तथा सभी को निर्देशित किया गया कि यह कार्य समय से तरीके से पूर्ण किया जाए। लालगंज में मेडिकल हॉल की बिल्डिंग के चौथी मंजिल पर टाइल्स का काम कर रहे कारीगर की बिजली का करंट लगने से मौत। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत लालगंज स्थित लोहिया नगर मोहल्ले में एक मेडिकल हॉल की बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर टाइल्स का काम कर रहे कारीगर की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के फखरुद्दीनपुर गाँव निवासी 45 वर्षीय राजेंद्र चौहान नगर पंचायत लालगंज में इंद्रपाल गुप्ता के मकान पर लगभग 10 दिन से 4 मजदूरों के साथ टाइल्स लगा रहे थे। मकान मालिक इंद्रपाल के अनुसार आज सोमवार को वो अकेले ही काम पर आए। मकान की चौथी मंजिल पर वो टाइल्स लगा रहे थे कि शाम को 6 बजे के करीब जब नीचे नहीं उतरे तो उन्होंने जाकर वहां देखा तो वो पीठ के बल गिरे हुए थे। टाइल्स कटर मशीन का तार उनके पैर में चिपका हुआ था। इसकी सूचना मकान मालिक ने स्वजनों तथा पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है।